गुड मॉर्निंग बच्चों। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 6 लवणीय क्षारीय मृदाओं के बारे में, अम्लीय और लवणीय मृदाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। और ऑलमोस्ट इसको चलते हुए बहुत टाइम हो गया, 10-15 दिन से भी ज़्यादा हो गए। आज हम बात करेंगे लवणीय या क्षारीय मृदाओं के सुधार के बारे में। ठीक है, लवणीय क्षारीय मृदा के सुधार की बात करें तो हम लोगों ने इससे पहले जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें हमने थोड़ी सी बात करी थी सुधार के बारे में। तो हमने उसमें क्या कहा था, लास्ट वाली जो क्लास थी लवणीय क्षारीय मृदाओं के सुधार के बारे में, कि लवणीय क्षारीय मृदाओं को सुधारने में दो प्रक्रियाएं होती है, यानी दो तरीके से मृदाओं को, लवणीय क्षारीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है। कौन कौन सा? पहला थी अपनी भौतिक क्रियाओं द्वारा और दूसरी थी रासायनिक विधियों द्वारा। ठीक है, भौतिक विधि की बात करें तो भौतिक में भी हमने 2-3 विधियों के बारे में बात कर ली थी। कौन कौन सी? पहली हमने बात की थी कि हमने क्या करना है, खुरच कर वहां से लवणों को हटा देना है, और इस क्रिया के द्वारा फिर क्या करते हैं, लवण वहां से हट जाते हैं। दूसरी विधि थी निक्षालन विधि, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि जड़ से वो लवणों को पानी में घोलकर जड़ क्षेत्र से नीचे भेज देते हैं। उसके बाद थी खाई खोदना, जिसमें हम लोगों ने बात की थी अपना जो खेत होता है उसमें एक निश्चित अंतराल पर एक निश्चित लंबाई या चौड़ाई की खाई खोदी जाती है, और उन खाइयों में जो मिट्टी होती है वो अल्टरनेट बढ़ती जाती है, जिससे नीचे की अच्छी मृदा ऊपर और ऊपर की लवणीय मृदा नीचे चली जाती है। तो यहाँ तक बात हो गई थी। उस बाद आई थिंक चौथी विधि के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि लवणों को क्या किया जाता है, घोला जाता है और फिर उनको खेत से बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें अपन ने क्या कहा था, खेत को बराबर क्यारियों में बांटा जाता है, उनमें पानी भरा जाता है, जिससे क्या होगा, जो ऊपरी सतह पर लवण होंगे वो उस पानी में घुलेंगे और जैसे वहां से उस पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं पांचवी क्रिया के बारे में, लवणीय क्षारीय मृदाओं के सुधार की जो पांचवी भौतिक विधि है वो है जल निकास। ठीक है, हम बात करेंगे जल निकास के बारे में। जल निकास की जो क्रिया होती है वो लवणीय मृदाओं को सुधारने में कैसे काम आती है। हमें क्या करना है कि अपन ने पहले भी बात की कि जब मृदा में उचित मात्रा में जल निकास नहीं होता तो जो एक्स्ट्रा पानी या बारिश का पानी है, जो कोई भी लवणीय जल है, वो वहाँ आएगा, वहाँ आने का वो इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होकर क्या करेगा, खुद तो नीचे चले जाएगा और मृदा सतह पर लवणों को छोड़ देगा। तो हमें उन लवणों को वहाँ इकट्ठा होने से ही रोकना है। तो इस विधि में क्या किया जाएगा कि जैसे आपकी मृदा में एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा होता है या कहीं से बाहर से लवणीय पानी इकट्ठा होता है, आपको क्या करना है, उसे खेत को समतल करके उस पानी को बाहर निकाल देना, यानी खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था बनानी। अब जल निकास की व्यवस्था के आधार पर भी जो जल निकास होता है वो दो तरीके से किया जा सकता है। पहला होता है खुली नाली द्वारा, और दूसरा होता है टाइल्स वाली नाली द्वारा। ठीक है, खुली नाली द्वारा कैसे कि आपने क्या करना है, खेत में उसकी लंबा अपने ढलान के अनुसार नालियां बनानी है। इन नालियों को एक मुख्य नाली से जोड़कर खेत से पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी ये कच्ची नालियां बनाई जाती है, जो बाद में खेती की जो अपन खेती करते हैं, भूवर्षण की क्रियाएं करते हैं, उसमें हम नष्ट कर सकते हैं। टाइल्स वाले में क्या होता है कि आपको सीमेंट कंक्रीट के साथ मिलवाकर उनको एक पक्की नालियां बनानी है, परमानेंट नालियां बनाई जाती हैं, और उन नालियों के माध्यम से पानी को बाहर निकाला जाता है। तो आई होप भौतिक विधि की आपको ये पांचवी विधि समझ में आई होगी। पांचवें में अपन को क्या करना है कि अपने खेत से जल निकास करना है। जल निकास करने से क्या होगा कि लवण ही इकट्ठा नहीं होंगे, वो लवण क्या होंगे, वहां से बाहर निकल जाएंगे, और जिसकी वजह से मृदा जो होगी वो लवणीय नहीं बनेगी। जल निकास के लिए भी दो विधियां यूज की जा रही थी। कौन कौन सी? एक थी खुली नाली विधि और दूसरी थी टाइल्स वाली। खुली में आपको खेत को क्या करना है, ढलान के अनुसार कच्ची नालियां बनानी है और उससे पानी को बाहर निकालना है। टाइल्स वाले में क्या होता है कि परमानेंट पक्की नालियां बनाई जाती है, उनसे फिर खेत से पानी को बाहर निकाला जाता है। तो ये हो गई अपनी भौतिक विधि पूरी। अब हम बात करेंगे रासायनिक विधि, यानी लवणीय क्षारीय मृदाओं के सुधार की रासायनिक विधि।
और ये रासायनिक पदार्थ क्या करेंगे, उस समस्याग्रस्त मृदा को नॉर्मल मृदा में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, रासायनिक मृदा सुधारक पदार्थ कहेंगे। समझ में आया क्या होगा कि इस विधि में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के रसायन का प्रयोग किया जाएगा और ये रसायन क्या करेंगे, क्षतिग्रस्त मृदा है, और क्षतिग्रस्त मतलब जो खराब हो चुकी है, उन मृदाओं को नॉर्मल मृदाओं में चेंज कर देगा। और ऐसे रासायनिक पदार्थों को क्या कहेंगे, रासायनिक मृदा सुधारक पदार्थ कहेंगे। ये कैसे काम करते हैं, जैसे हम लोगों ने जब मृदा में लवणीय बनने की प्रक्रिया के बारे में बात की थी, तो अपन ने क्या कहा था कि जब कोई भी कोलाइड होता है उसके ऊपर जब मृदा सतह पर सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी, तो सोडियम की मात्रा बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये मृदा कैसे हो जाएगी, लवणीय हो जाएगी। अब रासायनिक विधि के द्वारा आपको क्या करना है, कोई भी रासायनिक पदार्थ, चाहे फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट की बात कर लेते हैं, उसके द्वारा आपको इस सोडियम को यहाँ से हटाकर उसके स्थान पर कैल्शियम, मैग्नीशियम या कोई भी क्षारीय पदार्थ आपको वहाँ रिप्लेस करना है, या सोडियम को इसके द्वारा प्रतिस्थापित करवाना है। जैसे ये कैल्शियम यहाँ आया, आपकी सोडियम जो लवणीय मृदा है वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, नॉर्मल मृदाओं में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रासायनिक विधि में यही किया जाएगा कि विभिन्न प्रकार के ऐसे रसायन जिनमें कैल्शियम, सल्फर या ऐसे कोई भी पदार्थ जो इस सोडियम को यहाँ से रिप्लेस कर सके, उनका प्रयोग किया जाएगा। तो इस सोडियम को यहाँ से हटाकर मृदा कोलाइड पर खुद जम जाएगी, जिससे मृदा कैसे हो जाएगी, वापस नॉर्मल मृदा में कन्वर्ट हो जाएगी। अब रासायनिक विधि की बात करें तो रासायनिक विधि में विभिन्न प्रकार के रासायनिक मृदा सुधारक प्रयोग किए जाते हैं, और ये जो मृदा सुधारक होते हैं वो भी 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के, 3 तरीके के। कौन कौन से, रासायनिक विधि में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक मृदा सुधारक 3 तरीके के होते हैं। पहले जो जल विलेय होते हैं, जल विलेय, जल विलेय कैल्शियम पदार्थ। लवण, यानी ऐसे लवण जो या ऐसे कैल्शियम वाले पदार्थ जो आसानी से जल में विलय हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट, फास्फो जिसे हम जिप्सम कहते हैं, दूसरा फास्फो जिप्सम, कैल्शियम क्लोराइड आदि का प्रयोग मृदा को सुधारने में किया जाएगा। और ये रासायनिक मृदा सुधारक जल विलेय कैल्शियम लवणों में रखे जाएंगे। ठीक है। दूसरे कम विलेय कैल्शियम लवण। कम विलेय कैल्शियम लवण यानी ऐसे कैल्शियम लवण जिनमें होगा, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनमें होगा तो कैल्शियम ही, परंतु जो अगर हम इनका प्रयोग जल के साथ करेंगे या जल में इनका प्रयोग किया जाएगा तो ये क्या होंगे, विलय होंगे पर थोड़ा कम मात्रा में विलय होंगे। जैसे चूना प्लस चूने से वाले जितने भी पदार्थ हैं वो किसमें आएंगे, कम विलय कैल्शियम लवणों में। नेक्स्ट होता है अम्ल उत्पादक लवण, यानी ऐसे पदार्थ या ऐसे रासायनिक पदार्थ जो क्या करेंगे, खुद पहले अम्ल बनाएंगे, फिर वो अम्ल उस सोडियम को वहां से रिप्लेस करेंगे। जैसे सल्फर वाले जितने भी पदार्थ हैं, यानी गंधक H2SO4 हुआ, आदि इसके टेबल में रखे जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आता है। रासायनिक विधि में हमने क्या किया कि ऐसे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाएगा जो क्या करेंगे, उस क्षतिग्रस्त मृदाओं को नॉर्मल मृदाओं में कन्वर्ट कर देंगे।
उसमें प्रयोग होने वाले जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं वो भी 3 तरीके के होते हैं। इनको भी उनकी घुलनशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा। पहला जल विलेय, जो इजीली आप जैसे जल में डालोगे ये घुल जाएंगे और घुलकर अपनी अभिक्रिया करना शुरू कर देंगे, जैसे कि अपना जिप्सम। नेक्स्ट है कम विलेय कैल्शियम लवण, यानी जल में विलेय तो होंगे पर थोड़ा टाइम लेंगे और टाइम के साथ फिर क्या करेंगे, जल में घुलनशील होकर उस सोडियम को वहां से रिप्लेस करेंगे, जैसे कि चूना जितने भी पदार्थ हैं। लास्ट में अम्ल उत्पादक पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ या ऐसे रासायनिक पदार्थ जो क्या करेंगे, जब मृदाओं में जाएंगे, मृदाओं में जाने से पहले ये क्या करेंगे, कार्बनिक अम्लों का निर्माण करेंगे और ये कार्बनिक अम्ल बाद में उस सोडियम को वहां से रिप्लेस करेंगे। क्लियर है? तो ये होंगे रासायनिक पदार्थ। अब हम बात करते हैं इन रासायनिक पदार्थों के बारे में कि इनमें कौन कौन से रासायनिक पदार्थ सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ओके, हम बात कर रहे हैं रासायनिक सुधारकों के बारे में। तो हम रासायनिक सुधारकों को 3 भागों में बांट दिया। अब बात करते हैं ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि अगर हमने पहले बात किया था अम्लीय मृदाओं में कि अम्लीय मृदाओं में सबसे ज्यादा चूना पदार्थ प्रयोग किया जाता है। चूने के फिर विभिन्न रूप हो सकते हैं, तो वैसे लवणीय मृदाओं या क्षारीय मृदाओं को सुधारने में सबसे ज्यादा जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम यानी जिसे हम रासायनिक रूप में कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। अब कैल्शियम सल्फेट अगर इसकी जिप्सम की बात करें तो जिप्सम में एक तो पाया जाता है कैल्शियम, एक पाया जाता है सल्फर और जल। कैल्शियम पाया जाता है इसमें 23.2% के आसपास, यानी जो जिप्सम होता है उसमें कैल्शियम पाया जाएगा 23.2% के आसपास। सल्फर पाया जाता है इसमें 18.6% के आसपास। सल्फर कितना पाया जाएगा, 18.6% के आसपास। तो अब ये जो कैल्शियम होगा, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम में उपस्थित ये कैल्शियम है, ये क्या करेगा, उस सोडियम को वहां से हटाएगा और मृदा को लवणीय क्षारीय से उदासीन मृदाओं में चेंज करता है। अब करता कैसे, अभिक्रिया देख लेते हैं। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट है, ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये मृदा में 2 तरीके से अभिक्रियाएं करता है। कैसे कैसे? पहले में इजीली हम लोगों ने देखा था कि ये अपने क्ले मृदा कोलाइड, इसके ऊपर उपस्थित है सोडियम। ठीक है, जैसे आपने कैल्शियम सल्फेट डाला तो जैसे आपने कैल्शियम सल्फेट डाला, इस कैल्शियम ने क्या किया, इस सोडियम को यहाँ से रिप्लेस कर दिया और उसके स्थान पर उदा लिया। और ये जो सोडियम है इस सल्फेट के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट का निर्माण कर लेते हैं, जो क्या होगा, घुलनशील होता है, जो मृदा में निचली सतह पर या यहाँ से क्या हो जाता है, निक्षारित होकर मृदा की जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाता है और जड़ से नीचे चले जाकर वहाँ जमा हो जाता है, जो हमारे पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाता। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहली तरह अगर जो जिप्सम है मृदा में 2 तरीके से अभिक्रिया करता है। पहला नॉर्मल अभिक्रिया, जिसमें क्या होगा, सीधे ये क्या करेगा, इन क्ले कणों पर उपस्थित सोडियम को यहाँ से कैल्शियम रिप्लेस कर देगा और इसके स्थान पर ये आ जाएगा। बचा ये सोडियम इस सल्फेट के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट का निर्माण करेगा, जो कहाँ चला जाएगा, मृदा की निचले स्तरों पर चला जाएगा। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया की बात करें तो आपको याद होगा जब हमने लवणीय मृदाओं का निर्माण पढ़ा था तो उसमें एक प्रोसेस थी लास्ट वाली, निम्नीकरण। ठीक है, निम्नीकरण में मैंने क्या कहा था कि जो सोडियम होता है, एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें जो सोडियम होता है उसको रिप्लेस करने के लिए वहां कोई नहीं होता, तो ये सोडियम क्या करेगा, जल के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था। याद है निम्नीकरण की प्रक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सोडियम है वो जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बाद में CO2 कहाँ से, मृदा में उपस्थित CO2, जो चाहे सूक्ष्म जीवाणुओं के श्वसन से आई हो या कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेते थे और यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त होती थी, जो आपको याद होगा क्ले कणों पर उपस्थित होकर या क्ले कणों पर जाकर चिपक जाती थी, जो मृदा को कैसे बना देती, बाद में अम्लीय बना देती। तो यहाँ तक समझ में आया था कि ये जो निम्नीकरण की प्रक्रिया में जो सोडियम था वो जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था
जो बाद में CO2 के साथ मिलकर सोडियम कार्बोनेट बना था। अब हमें इसी सोडियम कार्बोनेट को यहाँ से रिप्लेस करना है, यानी मृदा सुधारक की दूसरी अभिक्रिया है जिसमें जिप्सम क्या करेगा, मृदा में उपस्थित सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम सल्फेट के माध्यम से रिप्लेस किया जाएगा। कैसे? हमारी मृदा में क्या बन गया है, सोडियम कार्बोनेट बन गए। अब इस सोडियम कार्बोनेट के लिए जैसे आपने कैल्शियम सल्फेट डाला तो कैल्शियम इस कार्बोनेट के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो अपना चूना होता है और चूना मृदाओं के लिए वैसे भी अच्छा होता है। और ये सोडियम वापस से सल्फेट के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट बना लेता है, जो मृदा में कहाँ चला जाता है, निचले संतरों में लीच हो जाता है। तो जिप्सम इस तरीके से किया जाता है। एक बार और देख लेते हैं। जिप्सम में क्या क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम होता है और सल्फर होता है। अब हमें सोडियम को रिप्लेस करने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम या कुछ क्षारीय तत्व चाहिए होते हैं। हमें यहाँ कैल्शियम मिल गया। कैल्शियम की मात्रा होती है इसमें 23.2% के आसपास। अब ये जिप्सम मृदा में क्रिया कैसे करेगा, पहले दो तरीके से जिप्सम मृदा में दो तरीके से क्रिया करता है। पहला, ये सिंपली क्ले कणों पर उपस्थित सोडियम को यहाँ से रिप्लेस करेगा और ये सोडियम सल्फेट के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट का निर्माण करेगी। ठीक है। दूसरी बात, आपकी मृदा अभिक्रिया में वहां पर निम्नीकरण की प्रक्रिया पड़ी थी, तो निम्नीकरण की प्रक्रिया में ये था कि सोडियम क्या करता है, जब मृदा एक स्थिति ऐसी आती है कि उस सोडियम को रिप्लेस करने के लिए वहां कोई नहीं बचता, तो वो सोडियम क्या करेगा, जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और बाद में सोडियम कार्बोनेट बना देगा। तो उस सोडियम कार्बोनेट को फिर इस जिप्सम द्वारा रिप्लेस किया जाता है। कैसे? जब आप इसमें जिप्सम डालोगे तो इस कार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, यानी चूना बना लेता है, जो मृदा को कैसे बना देता है, उदासीन बना देता है। और ये सोडियम सल्फेट के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट का निर्माण करता है, जो क्या करता है, मृदा में घुलनशील होता है, जो लीचिंग की समस्या लीचिंग की क्रिया के द्वारा मृदा के जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाता है। ठीक है। तो आई होप रासायनिक विधि में आपको जिप्सम तक इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पायराइड और फास्फोजिप्सम और भी तत्वों के बारे में बात करेंगे, जो अपन नेक्स्ट वाले क्लास में बात करेंगे। ठीक है।